start our chapter 10 of class 12th history NCERT themes in Indian history part 3. So chapter से हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, हिस्ट्री के पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब हम तीसरे जो पार्ट है हिस्ट्री का उसका पहला चैप्टर देखेंगे, यानी कि चैप्टर 10 colonialism and the countryside. I hope you guys already seen my previous video of chapter 9. If so, then it's really great. If not, then please यार उसको पहले देख लो, बाद में ये चीज़ देखना. So शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. पहले तो भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म का सेटलमेंट जो उन्होंने कंट्री साइड में इंट्रोड्यूस किया था. सी अभी हम चैप्टर में कई बार जो है ये वर्ड यूज करेंगे, कंट्री साइड कंट्री साइड कंट्री साइड. सो कंट्री साइड से मेरा मतलब है ग्रामीण क्षेत्र. सो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे ट्रेड के लालच में आए थे. अब जब आए तो धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया, कब्जा जमा लिया. जो मुगल कोर्ट में जो दीवानी होती थी वो किसको ट्रांसफर हो गई, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में आ गई. और इन्होंने न्यू सेटलमेंट ऑर्डर हुआ, न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया. अब इस न्यू रेवेन्यू सिस्टम जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया इन्होंने फार्मर्स का. बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए और बेसिकली 3 न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि पहला तो है परमानेंट सेटलमेंट. सेकेंड वी हैव इज महलवारी सेटलमेंट. And third we have is Royatbari settlement. बेसिकली आपका जो चैप्टर है वो इन तीनों सेटलमेंट के अराउंड ही इवॉल्व करता है. एंड दिस इज व्हाट we are going to study in this chapter. Let's start with the first one, Bengal and जमींदार. सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो ब्रिटिश ने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था. याद रखें जब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क में आ सकता है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है हिस्ट्री के पेपर का. तो आपके जो 20 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के आने हैं. सो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे पहली बार ब्रिटिश ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था. सो वो है बंगाल. बंगाल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एंड इट वाज डिवाइज्ड बाय कॉर्नवालिस. ओके, महलवारी सेटलमेंट जो है वो थॉमस मुरॉन. एंड जो रयतवारी सिस्टम है वो विलियम बेंटिक. ओके, सो इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं. जो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था 1793 में. थॉमस मोरॉन ने जो महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 1820 में. एंड विलियम बेंटिक ने जो रॉयटवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था ये किया था 1833 में. एन ऑक्शन टू बुर्दवान. भाई ऑक्शन तो पता होगा, ऑक्शन क्या होता है, बोली लगती है. एक्चुअली शुरुआत कहाँ से होती है, पहले क्या होता था, जमींदार के पास जमीन होती थी. अब वो जमीन होती थी उस पे काम करते थे रियात यानी कि जो छोटे किसान होते हैं. अब वो क्या करते थे, मतलब किसान नहीं, वो बड़े किसान होते थे, उसके अंडर जो है और रियात होते थे. सो उनके पास है जमीन, जमींदार के पास है. जमींदार के पास कितनी जमीन होती थी, अब मान लो उनके पास जो है उनके अंडर में 200 गांव होते थे और उसकी सारी जमीन जो है वो जमींदार के अंडर होती थी. रेवेन्यू देना होता था ब्रिटिश सरकार को. अब उसका रेवेन्यू बाय द वे अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो नियम के हिसाब से उनकी जो एस्टेट है, एस्टेट से मतलब है, सी इट इज नॉट स्टेट, इट इज एस्टेट. ओके, यानी कि जमीन, उनके स्टेट को जो है ऑक्शन कर दिया जाता था, उसकी बोली लगा दी जाती थी क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया. अब यही जो है कुछ सिलसिला बुर्दवान में भी शुरू हुआ. बुर्दवान जो कि बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के राजाओं की जमीन, राजा जो है वो जमींदारी हुआ करते थे, यानी कि जमींदार ही राजा थे. आप दोनों को कंट्रैक्ट ले सकते हैं.
क्योंकि राजा क्या है, मतलब उसके पास बहुत बड़े महल हैं, बहुत सारी जमीनें हैं। ब्रिटिश आए थे तो राजाओं की पावर बहुत कम हो गई थी। राजाओं के पास बहुत बड़े महल हुआ करते थे, महल यानी कि एस्टेट, और उनको जो है ऑक्शन कर दिया जाता था क्योंकि उन्हें रेवेन्यू नहीं दिया। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रेवेन्यू। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अगर देखिए एक एस्टेट है, मैंने अगर किसी को किराए पे अपनी जमीन दी है और मुझे वहां से किराया नहीं मिले, तो फिर क्या होगा? मेरा जो फ्लो है, मतलब मुझे जहां से इनकम होनी चाहिए वो तो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं बचा। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाया करती थी और रेवेन्यू मिल नहीं पाता था। ब्रिटिश सरकार के जो काम हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो काम हुआ करते थे, वो रुक जाते थे क्योंकि इनको टाइम पे पैसा नहीं मिलता था। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट? आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियस है, क्योंकि जो जमींदार हुआ करते थे, मैंने कहा कि वो राजा ही थे, क्योंकि राजाओं के पास बहुत सारी जमींदारी हुआ करती थी, तो फिर ये पैसे क्यों नहीं दे पाते थे? यार एक राजा के पास कितना पैसा होता है उस वक्त, होता होगा, तो वो क्यों नहीं दे पाते थे? एक्चुअली इसके कई सारे रीजन है। मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर 3 रीजंस। फर्स्ट वाज रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। हाई होने की वजह से जो वो रियोत है उनको अपनी फसल बेची, फिर जमींदार को दी, हो सकता है इनफ ना हो तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो पे नहीं कर पाते थे। दूसरा, ये इनवेरिएबल था, लाइक फिक्स्ड था। मैंने क्या बताया अभी आपको? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि एक जमीन है, उस जमीन से एक फिक्स कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इतना रेवेन्यू आएगा और हमें चाहिए है इतना, फिक्स है, ये हमेशा के लिए, मतलब कभी चेंज नहीं होगा। इनवेरिएबल था। अब मान लो क्रॉप फेल हुई, अच्छी हुई, नहीं हुई, मॉनसून की वजह से पूरी खराब हो गई, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपना रेवेन्यू चाहिए। और सनसेट लॉ क्या था? एक सनसेट लॉ भी था। सनसेट लॉ के हिसाब से अगर कोई जमींदार एक स्पेसिफाइड डेट हुआ करती थी जिस दिन उनको रेवेन्यू अपना देना होता था, और उस स्पेसिफाइड डेट को अगर वो रेवेन्यू नहीं आया सनसेट होने से पहले, तो फिर भाई उनकी जमींदारी को जो है वो ऑक्शन कर दिया जाएगा। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण मेजर यही था। अब और कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण ये भी था कि जमींदारी जो है, अब जमींदार का उतना हक नहीं रह गया था। देखिए हमने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जैसे ही ब्रिटिश आते हैं, जो अभी आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट अभी पढ़ेंगे आप 12 चैप्टर, उसमें आपको पता चलेगा सब्सिडरी अलायंस हो गई थी। सब्सिडरी अलायंस में क्या था, जब अवध में हुई थी ये 1801 में, उस वक्त क्या हुआ कि जितने भी जमींदार थे, तालुकदार थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, क्योंकि तालुकदार की खुद की आर्मी होती थी, उनके खुद के लठियार हुआ करते थे ना, वो डंडे लेके चलते हैं आसपास, गार्ड टाइप के वो होते थे, तो सब कुछ उनका था, मतलब बहुत पावरफुल, बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन थी। बट जैसे ही यहाँ पे आते हैं, कौन आते हैं? ब्रिटिश आते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमसे ऊपर कोई हो, एंड दे वांट टू इंश्योर दैट सारी पावर उन्हीं के पास रहे। दिस वाज द रीजन दैट दे हैव टू मेंटेन देयर जमींदारी। द राइज ऑफ जोतेदार्स। नाउ हु वर द जोतेदार्स? एक्चुअली जमींदार, पीसेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें तीसरे व्यक्ति ने फायदा उठाया, तीसरे प्रोफेशन ने फायदा उठाया, जो कि थे जोतेदार। एक्चुअली जोतेदार कौन थे? ये जो है अमीर किसान होते थे, अमीर किसान जिनके पास अच्छा काफी पैसा रहता था। जमींदार जो होते थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे, ये रूरल एरियाज में नहीं रहते थे। बट जो जोतेदार थे वो कहाँ रहते थे? ये विलेज में ही रहा करते थे, इसलिए इनका कनेक्शन ज्यादा होगा। अब भाई एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का कनेक्शन उसके एस्टेट के लोग से ज्यादा होगा, या फिर उस गांव में रहने वाले जो वहां का पंच है उसका वहां के लोगों से कनेक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली पंच का कनेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो उसी गांव में रह रहा है, उन्हीं लोगों के बीच रह रहा है। सो वही कुछ यहाँ पे हुआ। जोतेदार जैसा कहते थे, जमीन जो रियोत थे वो वैसी ही बात मानते थे। अब जमींदार को जब कलेक्ट करना होता था टैक्स, तो साफ मना कर दिया किसने? पीसेंट ने, कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। जोतेदार इसमें क्या करते थे? जोतेदार कहते कि तुम परेशान करो जमींदार को, तुम यहाँ पे टैक्स मत दो और तुम्हें रेवेन्यू नहीं देना है।
तो इसकी वजह से जमींदार को काफी परेशानी होती थी और जमींदार जब परेशान होता था जोतेदार बड़े खुश होते थे। तो इस तरह से जो मिडिल है ना उसका एक राइज हुआ, दैट वाज जोतेदार से। इनफैक्ट यू विल गेट वन चार्ट इन योर बुक जिसमें जो है सबसे टॉप पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद जो है जमींदार दिखाए गए हैं, जमींदार के नीचे जो है जोतेदार है, जोतेदार के नीचे है वो रियोत है और रियोत के नीचे जो है वो अंडर रियोत है। सो यही कुछ है। जोतेदार जो है एक विलेज का होता था, जमींदार जो है जमींदार के अंदर अंदर नहीं अंडर जो है 200 से 300 विलेज आते थे। द जमींदार रेसिस्ट, ओके। सो जमींदार को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना होता था कि भाई ये सिचुएशन डील करें। अब जो मैंने ऑक्शन की बात की, ऑक्शन टू बुद्धवान, एक्चुअली इस तरह की जमींदारी जब ऑक्शन की जाती थी, रेवेन्यू नहीं दिया किसी जमींदार ने, टाइम पे नहीं पे किया, उसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया गया, फॉरबिडन कर दिया गया, बोली लग रही है उसकी। अब बोली जो ये लगती थी इसमें 75% जो है वो ऑक्शन फिक्शिशियस होती थी। फिक्शिशियस से मतलब है एकदम नकली बनावटी। इसमें क्या होता था, अब इन ऑक्शंस में होता क्या था कि जो जमींदार है, अब भाई उनके पास तो उन्होंने तो दिया नहीं है, रेवेन्यू टाइम पे नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे वो जाएंगे भाई जहाँ पे ऑक्शन हो रही है उनकी जमींदारी। सो वहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे इसको खरीदने के लिए। अब उस स्टेट को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आए। अब इसने क्या किया, जमींदार ने अपने लोगों को लगा दिया। लाइक कुछ जमीन जो है वो उसने अपनी मदर या फिर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एक नियम था कि जो भी जमीन अगर किसी महिला की है तो फिर उसको नहीं लिया जा सकता। सो इसलिए ये ट्रांसफर कर दिया करते थे। इनफैक्ट आपको एक रियल बात बताऊं, आज भी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं या छोटे मोटे, मान लो आपके टाउन में है, शहर में है, तो ज्यादातर बिजनेस जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे चलाना ज्यादा पसंद करते हैं कि इन केस अगर कोई घोटाला होता है तो उनकी वाइफ जाएंगी जेल और कम सजा होगी। क्योंकि अगर किसी के मैन के नेम पर है, उनके हस्बैंड के नेम पर है, तो फिर सजा ज्यादा होगी अगर कुछ पकड़ा गया। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। सो जमींदारी रेसिस्ट, अब उसमें क्या किया, उसने अपने लोग लगा दिए कुछ। अब जो फॉरबिडर है, मतलब जो बोली लगाने के लिए आए हैं लोग, उसमें जो है इसने अपने लोग भी बैठा दिए। अपने लोग बैठा दिए तो जब बोली लग रही है तो इसने अपने लोगों को बैठा के ही बोल दिया कि तुम लगा दो, मतलब बहुत हाई बोली लगा दी। कोई जमीन जो है वो 2 लाख की है और उसकी बोली लगी 15 लाख की। अब भाई 15 लाख की लगी तो बाकी सब तो चुप बैठ जाएंगे ना कि भाई 2 लाख की हम 15 लाख में क्यों खरीदे, ऐसे क्या खास इसमें, तो नहीं लेंगे। और बाद में जो व्यक्ति जिसको जमींदार ने भेजा है वो भी पलट जाता था कि भाई हमें नहीं लेनी है। इससे क्या हुआ, घूम फिर के जो एस्टेट है, जो जमीन है, जो जमींदारी है, वो वापस जमींदार के पास आ जाती थी कम रेट में। तो इस तरह से क्या हुआ, इसकी जमींदारी जो है वो वापस आ गई। सो जमींदार ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया कि भाई ठीक है तुम ऑक्शन कर दो हमारी जमीन, हम जो है इसका दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ लेंगे, हमारे पास है। मान लो इनने अपने लोग नहीं भेजे तो किसी और ने भी जमीन खरीदी, तो बाद में इसको डराया धमकाया जाता था लठियाल्स के थ्रू। लठियाल्स यानी कि इसके जो गार्ड हैं, जो लठ लेके, लठ यानी कि वो डंडा होता है उसको बोलते हैं, उसको लेके भेजते थे कि भाई हाँ तुम्हें खरीदना है, सच में खरीदना है, ये हमारी बंदूक देख रहे हो, ये हमारे डंडे देख रहे हो। अब भाई वो डर गया, वापस चला गया, वो मुझे कोई जमीन नहीं खरीदनी है, जान ज्यादा प्यारी है। सो इस तरह से इन लोगों ने इसका भी उपाय निकाल लिया। नाउ व्हाट वाज द 5th रिपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पे अगर जमींदार को आप स्मार्ट पर्सन देख रहे हैं, यार भाई बड़ा दिमाग वाला था, दूसरा तरीका अपना लिया, तो वो ऑप्रेसिव भी था यार, मतलब बड़ा परेशान हो गया था। क्यों, इसको जोतेदार परेशान करते थे। जोतेदार कह देते थे पीसेंट से कि तुम इनको नहीं देना रेवेन्यू, टाल दो, तो इसकी वजह से इसकी जमीन ऑक्शन होती थी। अब 5th रिपोर्ट आई 1813 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जो है वो पास होती है, एक डॉक्यूमेंट टाइप था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या गुल खिला रही है उसके बारे में था। सो 5th रिपोर्ट जो मैंने एक्चुअली ये जो चैप्टर 10 है इसकी मैंने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे स्टडीशिप विद कृति पे। सो उसमें क्या था, मैंने चैप्टर में द 5th रिपोर्ट के बारे में बताया नहीं था, हालांकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया। इफ यू गाइज इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच इट।
सो द फिफ्थ रिपोर्ट, मैंने जैसे कि बताया कि 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या गुल खिला रही है इंडिया में, उसकी रिपोर्ट एक प्रेजेंट हुई। अब फिफ्थ रिपोर्ट क्यों बोलते हैं, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। फिफ्थ रिपोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले जो है बाकी 4 रिपोर्ट पास हो चुकी हैं। इस फिफ्थ रिपोर्ट में था क्या, इस फिफ्थ रिपोर्ट में जो है वो सारी एविडेंसेस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है, क्या क्या सेटलमेंट्स जो है इसने इंट्रोड्यूस किए, अभी तक किससे कितना जो है इसने पैसा लिया, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। वहां के यानी कि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो ये चाहते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली क्यों है इंडिया में, इसको ट्रेड के लिए भेजा गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए नहीं, इसको हमने भेजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दैट गो देयर एंड पूरे ब्रिटेन के लिए काम करो, पूरे ब्रिटेन का फायदा हो, कुछ ऐसा करो। बट ईस्ट इंडिया कंपनी सारा का सारा माल जो है वो अपने पास रख रही थी, तो इससे बाकी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए जो है कुछ रिफॉर्म्स किए गए और जो क्राउनशिप है वो फिर बाद में ब्रिटेन की सरकार को पास कर दी जाती है, यानी कि उसके जो अधिकार है, मोनोपोली नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का भी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सरकार के लिए काम कर रही थी, पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, अब चूंकि सरकार के लिए काम कर रही है तो ये कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती थी। हालांकि इसने एक्सप्लॉइट करना अभी भी बंद नहीं किया। इसमें फिफ्थ रिपोर्ट में ज्यादातर ये तो चीजें थी, साथ ही साथ जो सर्वेस किए गए, क्योंकि अलग से एक कमेटी जो है ब्रिटेन से इंडिया भेजी गई थी जो चेकआउट करेगी कि इन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है, कितना कितना पैसा जो है इन्होंने अपनी जेब में भरा है। बहुत सारे सर्वे किए गए, जो रिपोर्ट्स है जो जमींदार ने की थी उनका ब्यौरा था उसमें, जो पीसेंट्स करते थे जमींदार के अगेंस्ट वो सारी चीजें थी, जो रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था, सारी चीजें कुल मिला के इस फिफ्थ रिपोर्ट में मेंशन थी। वंस यू विल रीड द चैप्टर देन यू विल गेट टू नो, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है, नाउ यू डोंट नीड टू रीड दैट चैप्टर। सो मैं ये कभी नहीं कहूंगी, इनफैक्ट मैं अभी भी कहूंगी फर्स्ट रीड द चैप्टर देन वॉच माई वीडियो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग दैट वॉच माई वीडियो देन रीड द चैप्टर, इससे क्या होगा आप लिंक कर पाओगे चीजों को। सो फिफ्थ रिपोर्ट में बेसिकली यही सारी चीजें जो है वो मेंशन थी। सबसे पहली बात आपको ये याद रहना चाहिए कब इसको जो है पब्लिश किया गया था, और जो वहाँ की ब्रिटेन की जो मीडिया थी उसने वाइडली कवर किया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली है इसकी इंडिया में। फिर बाद में ब्रिटिश क्राउनशिप को ये ट्रांसफर कर दी गई एंड प्राइवेट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी में चेंज हो जाती है। जमींदार ऐसे, अब देखिए जोतेदार चूंकि ये जमींदार को परेशान करते थे तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई जमींदार को परेशान होने की क्या जरूरत है, शिकायत कर दो, FIR जो है वो भी कंप्लेन कर सकते हो, बट नो FIR नहीं कर सकते थे क्योंकि जो प्रोसीजर थी जुडिशरी की वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और इतने में तो मतलब कोई भी इंसान पागल हो जाए। आज भी अगर आप किसी व्यक्ति का कुछ केस हो जाता है तो वो 10 बार सोचता है रिपोर्ट करने से पहले, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी स्लो है, इतना टाइम लग जाना है, हम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा दूसरा काम देखें। So Bengal and Zamindar was this about. Let's see the next one we are having is the hoe and the plow. Sorry. मैंने प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड मिस्टेक बहुत सारी की है अपनी वीडियोस में एंड आई लर्नड अ लॉट क्योंकि मैंने इनिशियली जब ये वर्ड बोला था देन आई यूज्ड टू से इट प्लग, हाउएवर इट इज अ प्लाउ, बट मैं कभी भी इसको एज ए नेगेटिवली नहीं देखूंगी कि यार मुझे ये शब्द भी बोलना नहीं आता था, छोटा है, इट्स ओके, मैंने एटलीस्ट अपने आप को रिफॉर्म तो किया, इज फार बेटर देन अदर। सो द हो एंड द प्लाउ। अब द हो एंड द प्लाउ क्या है, इसमें हम 2 तरह के लोग देखेंगे, टोटली डिफरेंट, लाइक टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल। Let's start with the first one we are having is in the hills of Rajmahal. So I have to write here Rajmahal, not a Rajmahal. राजमहल, ओके। सो राजमहल की वादियों में सो यहाँ पे बंगाल साइड जो है आप देखोगे राजमहल रेंजेस है, रेंजेस तो पता होगा सीरीज ऑफ माउंटेन, सो राजमहल क्या है, माउंटेन का नाम है, सीरीज ऑफ माउंटेन, ये हो गई राजमहल रेंजेस। यहाँ पे कुछ तरह के लोग रहा करते थे जो एकदम डिपेंड थे किस पे, फॉरेस्टिस प्रोडक्ट पे, जैसे फॉरेस्टिस प्रोड्यूस पे। जैसे कि हम बात करें यहाँ के जो लोग थे राजमहल में जो रहा करते थे उनको पहाड़ियाज बोला जाता था। वेल इट इज ऑल्सो अ कास्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड नेम इज पहाड़िया, आई यूज्ड टू से पहाड़िया,
नॉट अ पहाड़िया, इट्स अ पहाड़िया, आई यूज टू से, हाउएवर इसका सही प्रोनाउंसिएशन पहाड़िया ही है। सो यहाँ पे जो है पहाड़िया रहा करते थे, पहाड़ में रहने वाले लोग पहाड़िया। सो राजमहल हिल्स में रहा करते थे। अब इनका काम क्या था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज करते थे। महुआ जो है फॉर फूड दे कलेक्ट करते थे। सिल्क वॉर्म्स हुआ, इनको कलेक्ट किया करते थे। चारकोल कलेक्ट करते थे, उनको बेचते थे, और इससे इनको बेचने के बाद जो इनको मिलता था वही इनका लिवलीहुड था। इस तरह से देखा जाए तो ये इमली और आम के पेड़ के नीचे रहा करते थे झोपड़ियों में। इनका पूरा जो लिवलीहुड था वो फॉरेस्ट पे डिपेंड था, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिसाइज करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो पता होगा ना, एक जगह कल्टीवेशन किया, उस जगह को जला दिया, बर्न किया, और फिर जो ऐश है, क्योंकि ऐश से क्या होगा, वापस जो उसकी लैंड की फर्टिलिटी है वो रिगेन हो जाएगी। सो उसको रिगेन करने के लिए जब वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाए, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, यानी कि 2-3 साल के लिए, और वो जो ऐश से दोबारा उसमें फर्टिलिटी रिगेन हो जाती है, फिर वापस आ सकते हैं उसमें। ये जो है करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जाते ही रहते थे। अब बुकानन, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बुकानन। हु वाज द बुकानन? सो बुकानन आया था। बुकानन कौन था? एक फिजिशियन था, जो कि लॉर्ड वेल्सली का फिजिशियन। 1800 की बात है जब वो इंडिया आया था, सॉरी 1810 की बात है जब वो इंडिया आया था। और उसका क्या था कि वो सर्जन था, जो लॉर्ड वेल्सली है उनका। अब उनका सर्जन था और उसका काम जो है सर्जरी करना ही था, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था, बहुत ही अच्छा लर्नर था। यू नो व्हाट, व्हेन आई रेड दिस चैप्टर, मुझे बुकानन का कैरेक्टर ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने हर चीज़ बड़ी ध्यान से देखी। वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि हर तरह के पर्सपेक्टिव से देखता था। जब उसने पूरा राजमहल का सर्वे किया तो वो ये देख रहा था कि भाई कौन सी लैंड जो है वो फायदेमंद है, कहाँ पे खेती की जा सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से फायदा होगा, कल्टीवेशन कहाँ पे किया जाए, किस तरह के लोग जो है उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें जो बुकानन के दिमाग में घूम रही थी। हिल्स, इन द हिल्स ऑफ राजमहल, एज ए सेडन की लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया, कैसे रहते थे वो बता दिया। अब कई बार जो है ये राजमहल क्या थे, इसमें जो है कई सारी ट्राइब्स थी, मतलब जो पहाड़ियास की ट्राइब्स हुआ करती थी, ये सब ग्रुप में रहा करते थे, और इन ट्राइब के चीफ हुआ करते थे। उन चीफ का काम क्या है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में रहते थे, कई बार ऐसा होता था इनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो उस केस पे ये रेड डालते थे। कहाँ पे? जो नीचे के एरियाज में, जो मैदानी भाग में लोग रहा करते थे, जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे, उनके फील्ड्स में रेड डाला करते थे, फूड रेज उठा लाते थे, और फिर अपना जैसे तैसे काम चलाते थे। तो इनका मेन मकसद ये था, फेमाइन के टाइम पे ही ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स थे, उन पे रेड डालते थे केवल इस वक्त। सो चीफ का काम क्या था? चीफ जो है इन सभी को बांधे रखता था, वो नॉर्म्स डिसाइड करता था, रेगुलेशंस डिसाइड करता था, और जो पासेस होते हैं ना, जो भी, अब पहाड़ी एरिया से कोई ना कोई तो लिख लेगा, सो चीफ उसके पैसे लेता था। पैसे कैसे? कि भाई तुमको यहाँ से निकलना है, हम सेफली पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसको तुम्हें पहले पैसे देना होगा। सो जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो भी मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो भी सेटल एग्रीकल्चरिस्ट्स हुआ करते थे, वो सेफ्टी के लिए देते थे। जैसे कि टोल टैक्स देना होता है ना, वैसे ही था, टोल टैक्स देना जरूरी था। See, the next one we are having is the Santhal Spina settlers. Okay, so जहाँ पे राजमहल में पहाड़ियास थे, पहाड़ियास जो हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज किया करते थे, और ये एक जगह पे नहीं रहते थे, ये बराबर डिस्प्लेस हुआ करते थे। अब इनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से ट्रीट किया, लाइक दे वर एग्जेस्परेटेड हो गए, वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि जब बार बार रेड डालने लगे ये पहाड़ियास, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी लाई, और इसके हिसाब से जो भी नीचे आए मार दो। मतलब अगर कोई भी पहाड़िया नीचे आता है, मैदानी क्षेत्र में आता है रेड डालने के लिए, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनके ग्रेन्स पे, तो फिर इनको मार दो, यानी कि जो पहाड़ियाज है उनको मार दो। फिर बाद में कुछ टाइम बाद जो है पैसिफिकेशन की पॉलिसी आती है। अब आप मान लीजिए 1780 की बात है, अगस्टस क्लीवलैंड जो है वो पैसिफिकेशन की पॉलिसी लाते हैं, फिर जाके जो है ये सारा मामला ठंडा होता है। अब ये तो अब इतने ज़्यादा डर गए थे पहाड़ियास की, भाई ये अंदर चले गए, राजमहल हिल्स जो है वो उसके और अंदर चले गए, अंदर जाके सेटल हो गए। पहाड़ियास के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हॉस्टाइल थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पहाड़ियास काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थे। द संथल स्पीनियर सेटलर्स, ओके, सो एक नए तरह के जो है सेटलमेंट हम देखेंगे। संथल्स आते हैं
बंगाल में ये दूसरे एरिया से मूव्ड होके यहाँ पे आए थे और ये सेटल हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, बुकानन जो है वो विजिट पे जाता है और विजिट पे जाके जो है वो देखता है, उसको एक जंगलिया महल मिलता है, जंगलिया महल, जहाँ पे उसने देखा कि भाई यार एक जमीन है अच्छे से कल्टीवेट की गई है और वहां पे मिलेट और पल्सेस जो है वो ग्रो की गई है ना। ही वॉज अमेज्ड, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहाड़िया जो है उनको तो ये सारी चीजें आती नहीं है एंड दे कंसिडर्ड विथ होज। हाउएवर जो काम हुआ था वो प्लाउ से रिलेटेड हुआ था। सो जब वो वहां पे देखते हैं, उनको संथल्स के बारे में पता चलता है एंड आफ्टर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होता है। जो संथल्स थे 1832 में इनकी डील हो जाती है किनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उस डील के हिसाब से एक एरिया डिमार्क कर दिया गया, मतलब एक एरिया को कार्व्ड आउट कर दिया गया और इस एरिया को नाम दिया गया दामिनीको। ये जो है यहाँ पे इस एरिया को नाम दिया गया। दामिनीको में क्या था कि भाई संथल्स का काम था कि इनको 10 साल के अंदर अंदर जो है इसका 1/3 पोर्शन कल्टीवेट करना है, प्लाउट करना है। अब भाई इन्होंने ये काम जिम्मे ले लिया। अब आपको बताऊं 1838 के टाइम पे केवल 14 विलेजेस में संथल्स रहा करते थे, वेयरएज 1858 की बात करें तो उस वक्त करीब 40,031 विलेजेस जो है वो संथल्स के हो गए थे। इनिशियली संथल्स की पॉपुलेशन 3000 थी जो कि 83,000 तक पहुंच चुकी थी। सो इसका नंबर आप देख रहे हैं किस तरह से इंक्रीज हुआ। अब देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इनको परमानेंट काम मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने लगे संथल्स, बट धीरे धीरे इन्होंने क्या पाया कि इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। क्यों? ये दामिनीको है, इसका इनको रेवेन्यू देना होता था लैंड का। अब ये जो रेवेन्यू था ये काफी ज्यादा हाई था। हाई होने की वजह से भाई मान लो कि क्रॉप फेल हो गई, ये सारी कंडीशन जो है सभी में अप्लाई होंगी। सो क्रॉप फेल हो गई, भाई वो नहीं दे पा रहे रेवेन्यू, डेब्ट इनका बढ़ता जा रहा है। अब ये सारी चीजों से परेशान होकर ये रिवोल्ट कर देते हैं। 1855 से लेके 56 की बात है, भागलपुर से लेके बीरभूम तक ये जो है पूरी जगह रिवोल्ट फैल जाता है और ब्रिटिश जो है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि संथल्स एक्चुअली में ये पॉलिसीज की वजह से काफी परेशान थे। एक तो जमींदार का इनके ऊपर बोझ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनके ऊपर डील थी जिसकी वजह से इनको काफी परेशानी हो रही थी। अब जो पहाड़िया थे वो तो एकदम अलग हो गए थे, वो अंदर रहने लगे थे। एक और चीज यहाँ पे देखने लायक ये है कि पहाड़िया को मजबूर कर दिया गया था कि राजहंस के अंदर जाके जो है ये सेटअप हो जाए। अब चूंकि जैसे जैसे ये अंदर आते गए, पहाड़िया किस पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी आते थे वही इनकी लिवलीहुड था, उसी को बेचते थे, उसी से अर्निंग होती थी इनकी। क्योंकि अब ये एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां पे इनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो उतने नहीं मिल रहे थे और इनका जो सोर्स था पैसे कमाने का वो भी जा रहा था। सॉरी पैसे नहीं कहेंगे यहाँ पे हम, लिवलीहुड अर्न करने का जो सोर्स था वो भी जा रहा था, क्योंकि ये रॉकी अनबैरन लैंड को फोर्स्ड कर दिए गए थे जाने के लिए, उस एरिया में इनको भेज दिया गया था। सो इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा अफेक्टेड रही एंड संथल्स जो है वो एकदम हम कह सकते हैं बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, एक टाइम के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। The accounts of Buchanan. Okay, so Buchanan के accounts. Actually, Buchanan, as I said, that one of the best observer. So इसका काम क्या था, इसने सब जगह सर्वे किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेके इसने पूरे बंगाल जो राजमहल हिल्स है और जो आसपास के एरियाज है इसका पूरा सर्वे किया। हर जगह उसको कुछ ना कुछ दिखता था। उसको एक ऐसा एरिया भी मिला जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जा सकता है, परफेक्ट क्लाइमेट था, लेबर की अवेलेबिलिटी थी और सॉइल भी उसी के हिसाब की थी। सॉइल उसने देखा कई जगह जो है फर्टाइल है, लोमी है, उसने जो है कंसीडर किया कि नहीं यहाँ पे जो है ये चीज़ की जा सकती है, यहाँ पे ये उसने बोटेनिकल गार्डन भी बनवाया। बोटेनिकल गार्डन से मेरा मतलब है एक्चुअली इट इज ऑल्सो द मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। सो बोटेनिकल गार्डन मतलब गार्डन जो कि नेचुरली ग्रोन ना हो बट एक्सपेरिमेंटली ग्रोन हो। कुछ आपने ऐसा वैसा एक्सपेरिमेंट करके कोई पेड़ उगाया वो हो गया बोटेनिकल गार्डन। उस तरह के सभी पेड़ जो है वहाँ पे अवेलेबल थे। तो उसने बोटेनिकल गार्डन भी बनाया था। तो इसको कई सारे ऐसे एरियाज मिले जहाँ पे कोल की भरमार थी, एक ऐसा एरिया मिला जहाँ पे इसको आयरन की भरमार मिली, एक ऐसा एरिया मिला जहाँ पे इसको टिन की भरमार मिली, ऐसा एरिया मिला जहाँ पे एल्यूमिनियम की भरमार थी। मतलब उसको हर जगह जो है कुछ ना कुछ दिखता था क्योंकि वो देखने वाला व्यक्ति था।
सो बुकानन जब भी राजमहल या इधर जाता था तो लोग इसको काफी ज्यादा सस्पिशन की निगाह से देखते थे, जस्ट बिकॉज ब्रिटिश की वजह से इनका लिवलीहुड जो है वो चौपट हुआ था, चाहे वो संथल्स हो चाहे वो पहाड़ियाज हो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, यू मे से दैट व्हाई आर यू सेइंग कृति अगेन एंड अगेन पहाड़ियाज एंड पहाड़ियाज। सो इट इज अ पहाड़ियाज, पहाड़ में रहने वाले लोग। A revolt in the countryside, the country revolt. Well, it is quite interesting for you. So countryside में जो है revolt होता है। Actually permanent settlement क्या था? इसमें एक permanent source था कि ब्रिटिश सरकार को इतना तो रेवेन्यू मिलने ही वाला है। हम इसमें बेसिकली महलवारी सेटलमेंट की बात करेंगे, किस तरह से सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया, which was introduced by Thomas More in 1820. Accounts books were burned at Pune, at Supa। सुपा जो कि पूना का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है रिवोल्ट होता है। जो रियोत है वो रिवोल्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे वर अनेबल टू पे देयर लोन्स। लोन क्यों नहीं पे कर पा रहे थे? क्योंकि भाई महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हो गया था। महलवारी सेटलमेंट के हिसाब से जो रेवेन्यू है वो बढ़ा दिया गया था। अब ये एक सा नहीं रह गया था, लेकिन कंडीशन अब भी वही थी, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं आई थी। परमानेंट सेटलमेंट को ब्रिटिश इसलिए हटाया था क्योंकि इनका जो इनकम का सोर्स था वो कांस्टेंट हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, और जो कि वो नहीं चाहते थे क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे इनको प्रॉफिट चाहिए। महलवारी सेटलमेंट में क्या हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इनको भी जाएगा, ब्रिटिश जो सरकार है उसको भी जाएगा। लेकिन इन्होंने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसका क्या, जब फेमाइन आएगा उस तरह की कंडीशन भी तो देखनी है। सो ये बात है 19th सेंचुरी की बात है, इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। उस वक्त जो है करीब आप मान लीजिए 1830 से 1 डेकेड एंड हाफ यानी कि आप 15 साल मान लो, जब तक जो क्रॉप्स का प्राइस है वो एकदम नीचे गिर गया, एकदम नीचे। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो मतलब इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, अगर किसी को एक रोटी भी खानी है ना तो इनको लोन लेना होता था। किससे? जो साहूकार होते थे, साहूकार मतलब जो पैसे दिया करते थे उनसे। अकाउंट्स बुक्स वर बर्न, जो रियोत थे उन्होंने आंदोलन किया था। मैंने बताया आपको सुपा, पूना का डिस्ट्रिक्ट, वहां पर शुरू हुआ था। और जितने भी मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, मतलब इनके घर जला दिए गए, इनकी बुक्स जला दी गई, अकाउंट्स बुक्स, जिसमें ये है कि भाई इस रियोत ने इतना इतना लोन लिया है, सो वो जला दिया गया क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। न्यू रिवेन्यू सिस्टम, भाई इसको देखते हुए एक नया जो है इन्होंने रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज रियोतबारी सेटलमेंट। महलवारी सिस्टम में सेटलमेंट में एक्चुअली क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जो टैक्स था वो कौन देता था, रियोत टैक्स देगा जमींदार को, जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। महलवारी सिस्टम में क्या किया, महलवारी सिस्टम में जो है इन्होंने जो जमींदार है ना उसको हटा दिया, रियोत से डायरेक्ट टैक्स किसको दिया जाएगा, दिया जाएगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इसमें क्या हुआ, महलवारी सिस्टम में, महलवारी सेटलमेंट के हिसाब से जो हर गांव में जो मुखिया होता था, एक कमेटी बना दी गई थी, उसका हेड होता था और उसका काम था कि भाई ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे, पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके उसको देना होता था। अब इसको देना होता था, मान लो कोई नहीं दे पा रहा है तो चार्ज जो लगता था वो पूरे गांव पे लगता था। आपकी क्लास में शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, आप कॉलेज में कुछ हो रहा है, वहाँ से टीचर निकलते हैं, आपके प्रोफेसर निकलते हैं, दे सेड दैट पूरी क्लास को सस्पेंड किया जाता है इतने इतने दिनों के लिए। गलती एक ने की, भुगतेंगे सभी, कुछ ऐसा ही था। सो यहाँ पे भी यही हुआ, पूरे एक को, ये जो एक परगना होती थी उसका काम था। न्यू रेवेन्यू सिस्टम, मैंने कहा कि एक नया रेवेन्यू सिस्टम आया, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि न्यू रेवेन्यू सिस्टम से अगर चीजें बदली तो चीजें नहीं बदली, अब प्रेशर जो है इनके ऊपर और बढ़ गया। रेवेन्यू डिमांड एंड पीस एंड डेट, रेवेन्यू डिमांड बढ़ गई, पीस एंड के ऊपर कर्जा पे कर्जा होता जा रहा था। वो एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा था, उसको अपने अगर बच्चों की शादी करनी है तो वो नहीं कर पा रहा था, उसको कपड़े खरीदने हैं तो वो कपड़े नहीं खरीद पाता था, और सबसे जरूरी होती है रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही चीजें उसके पास उस वक्त नहीं होती थी। कॉटन बूम, देखिए एक कंडीशन पूरी पलटती है दक्कन एरिया में। दक्कन एरिया तो आप जानते ही होंगे, जो है ये हमारा दक्कन एरिया है। एक और चीज, परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, और बंगाल के साथ साथ ये बिहार में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जो महलवारी सिस्टम है, सेटलमेंट है, इसको वाराणसी हुआ, जो दक्कन एरियाज है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। बॉम्बे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कॉटन बूम को हम लिंक करके देखते हैं, फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगी। कॉटन बूम एक्चुअली था क्या,
आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द कॉटन सप्लाई ब्रिटेन की पूरी होती थी लंकाशायर से, विच इज एन अमेरिका। अब अमेरिका में उस समय चल रही थी किसकी, सिविल वॉर की तैयारी। सिविल वॉर यानी कि 1868 की बात है एक्चुअली। अब ये 1857 की बात है कि 3/4 कॉटन ब्रिटेन में सप्लाई करता था अमेरिका का लंकाशायर। लंकाशायर से जो है 3/4 कॉटन ब्रिटेन के लिए जाती थी। अब उस वक्त अमेरिका में चल रही थी सिविल वॉर की तैयारी। सिविल वॉर की तैयारी चल रही थी, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे ये काफ़ी परेशान हो गए कि भाई यहाँ पे अगर मान लो सिविल वॉर होता है तो सप्लाई कम हो जाएगी एंड वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। अगर हमें कॉटन चाहिए तो हमें कोई अल्टरनेटिव देखना होगा। जो अमेरिका में जब तक सिविल वॉर चलेगा तो हमें कहीं और से इंपोर्ट करनी होगी। अब ब्रिटेन में 1857 की बात है, ब्रिटेन कॉटन एसोसिएशन जो है वो फाउंड किया जाता है 1857 में। अब दे स्टार्टेड टू सर्च द अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। इंडिया इनको बेस्ट ऑप्शन लगता है उस वक्त। क्रेडिट समझ लीजिए आप एकदम चला गया था। क्रेडिट यानी कि मार्केट में पैसा तो होना चाहिए, कोई पैसा लगाने वाला हो किसी चीज में, तब तो आगे विकास करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू डिमांड इन पीसेंट डेप्थ, कुछ इस तरह की यहाँ पे कंडीशन आ गई थी कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। जमींदार को भरोसा नहीं था कि ये पीसेंट जो है हमारा पैसा चुका पाएंगे, इसलिए कोई उनको लोन भी नहीं दे रहा था। साहूकार ने मना कर दिया, जमींदार ने अपनी हाथ फेर लिया कि भाई हाँ हम कुछ नहीं करेंगे। पीसेंट्स बड़े परेशान हो रहे थे। अब इस वक्त अचानक से जो है सप्लाई होती है किसकी, कॉटन बूम आता है अमेरिका में, जहां पर 1861 में 2 लाख वेल्स जो है कॉटन सप्लाई होती थी लंकाशायर से ब्रिटेन में, वो 1862 में 55,000 तक ही रह गई थी। तो इसलिए ये अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। अल्टरनेटिव जो है ये जो दक्कन के इन्वेस्टर्स थे ना, दक्कन के जो हम कह सकते हैं पैसे लगाने वाले, उनको यार ये बेस्ट ऑप्शन लगा कि भाई अभी जो है हम अमेरिका को रिप्लेस कर सकते हैं। हम अपना कॉटन यहाँ से भेजें और हम अपना कॉटन भेजेंगे तो फिर अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे और हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। हम अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे। अमेरिका को रिप्लेस करने से इंडिया की जो है एस्टैब्लिश पोजीशन हो जाएगी। अब इसके लिए क्या हुआ भाई, जमींदार खुद तो जाएंगे नहीं कॉटन उगाने के लिए, सो इन्होंने क्रेडिट दिया। किसको क्रेडिट दिया, पीसेंट्स को क्रेडिट दिया। अब सॉरी, अब जो जमींदार है मनी लेंडर्स है वो उस टाइम पे एक्टिव हो गए। उन्होंने क्रेडिट का फ्लो जो है एकदम बढ़ा दिया मार्केट में। इसकी वजह से पीसेंट्स को आसानी से लोन मिलने लगा तो उन्होंने कॉटन की खेती करना शुरू की। कॉटन की खेती की, इसको भेजा ब्रिटेन में, सप्लाई जो है फिर इंडिया, समझ लीजिए अब 90% सप्लाई इंडिया से ही हो रही थी ब्रिटेन में, जिस वक्त अमेरिका में यानी कि 1862 में सिविल वॉर चल रहा था। बट 1865 में कंडीशन पलटती है। कंडीशन कैसी पलटती है, कंडीशन कुछ इस तरह से पलटती है कि अमेरिका फिर से एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और फिर से ये कॉटन सप्लाई करने लगता है ब्रिटेन को, और इंडिया जो कर रहा था उसका परसेंटेज कम होता गया। अब जब प्रॉफिट नहीं है तो जमींदार हुए, मनी लेंडर्स हुए, ये अपना क्रेडिट क्यों देंगे पीसेंट्स को बेफालतू में, तो फिर से जो है क्रेडिट की कमी आ जाती है। अब कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि 100 रुपए के लोन पे इनको 2000 का इंटरेस्ट रेट देना होता था। मतलब मैंने आपसे 100 रुपए लिए आज क्योंकि मुझे जरूरत है, तो आप मुझसे 2000 रुपए का चार्ज लोगे। मतलब इंटरेस्ट रेट ये हो गया कि जब तुम लौटाओ तुमको जो है 2000 रुपए लेने हैं। ये यहाँ पे जो है कंडीशन आ चुकी थी 2000 रुपए वाली। सो कुल मिला के वापस दोबारा से बहुत बेकार कंडीशन हुई। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, एज वी कैन सी दैट इनजस्टिस कितना था। मतलब जब जरूरत थी, जब क्रेडिट को फ्लो किया गया, बाकी सारी कंडीशन में एक्सप्लॉइट किया गया, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो महलवारी सेटलमेंट हो या फिर रियोतवारी सेटलमेंट हो, तीनों ही कंडीशन में पीसेंट्स को, रियोट्स को बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया।
अब यहाँ पे इनको कोई मतलब नहीं था, जमींदार को कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किस तरह से चुका रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं। नो, दे डोंट टेक केयर ऑफ इट। इनफैक्ट उनको ये चिंता होती थी कि हमने दे दिया, ये चुका तो पा नहीं रहे हैं, मैं आपको पैसे क्यों दूंगी जब मुझे पता है कि आप जो है 10 रुपए भी मुझे वापस नहीं लौटा सकते हो, तो मैं आपको लाखों का लोन क्यों दूंगी, इसमें तो मेरे नुकसान है ना, मेरे ही पैसा जा रहा है। सो दिस वॉज अबाउट द अकाउंट्स बुक्स आर बर्न, अकाउंट्स बुक जला दी गई, क्योंकि ये भी हुआ था एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो जमींदार थे, अब इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका ऑलरेडी यहाँ हो चुका था, तो जो दक्कन में जब महालवारी सेटलमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक बात का ध्यान रखा गया कि ये जो बॉन्ड साइन होगा जमींदार में, मनी लैंडर्स में और पीसेंट में जो बॉन्ड साइन हो रहा है, क्योंकि मनी लैंडर्स से पीसेंट्स पैसे ले रहे हैं, तो लोन जो ले रहे हैं ये 3 साल का होगा, अगर 3 साल के बाद फिर एक नया साइन किया जाएगा। सो बाद में मनी लेंडर्स ने क्या पॉलिसी अपनाई, इनको फोर्स करने लगे। फोर्स किसको करने लगे? पीसेंट्स को, कि तुम भाई नया बॉन्ड साइन करो, नया बॉन्ड साइन करो। इससे क्या होगा, डेप्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये चुका तो पा नहीं रहे थे, और बोझ तले जो है वो पीसेंट दबता जा रहा था। A new revenue system, you need to take care of महालवारी सिस्टम, revenue demand and peasant debt। revenue demand बढ़ती जा रही थी, peasant debt जो है वो भी बढ़ता जा रहा था। कॉटन बूम आता है अमेरिका में 1862 में, किस तरह से सप्लाई होती है, इंडिया रिप्लेस करता है अमेरिका को। इनफैक्ट ये तो वर्ल्ड मीडिया का भी अटेंशन आया था उस वक्त कि भाई इंडिया जो है रिप्लेस कर देगा अमेरिका को, लेकिन 1865 में वापस अमेरिका मैदान में आ जाता है। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, ऑल वर कैन सी, all were able to see that how much injustice was being with, all were can see, all were seen, सभी ये देख सकते थे कि कितना इंजस्टिस जो है वो इन पीसेंट्स के साथ हो रहा है, रियोट्स के साथ हो रहा है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर बाद में आती है द दक्कन रियोट्स कमीशन। दक्कन रियोट्स कमीशन में क्या था कि भाई ये कमीशन बनाई जाती है, कुछ नॉर्म्स डिसाइड करती है, इन नॉर्म्स के हिसाब से एक प्रिंसिपल्ड अमाउंट में इससे ज़्यादा जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कि एक निर्धारित वेज निर्धारित, जैसे कि हर एक मजदूर जो काम करता है किसी के लिए, उसका एक अमाउंट निर्धारित है गवर्नमेंट के हिसाब से कि अगर जिसके पास भी काम कर रहा है तो उसको कम से कम इतने पैसे देने होंगे। अगर वो नहीं करता है, इट मीन्स दैट वो उस लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, कुछ नियम निर्धारित किए गए कि भाई एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, एक निश्चित अमाउंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में जो है इन पे टैक्स लगाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। सो दक्कन रियोट कमीशन जो है वो इसलिए बनाई गई थी। रियोट कमीशन, रियोट यानी कि दंगे, दक्कन यानी कि दक्कन में जो हुए, कमीशन यानी कि कमीशन। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दक्कन रियोट कमीशन, एंड सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया गया, देखा गया। एक्चुअली जब ब्रिटिश नहीं आए थे ना, तब भी मुगल एम्पायर के टाइम पे भी ये पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बट वो इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते थे जितने की ब्रिटिश करते थे। हमें ये देखने की जरूरत भी है, जो बुकानन के अकाउंट है, वी कांट टेक दोज एज अ रेफरेंस, क्योंकि बुकानन ने अपने व्यू से लिखे, उसने जो चीजों को सही समझा। अब हम बुकानन के अकाउंट को जो है वो सीरियसली नहीं ले सकते, यानी कि एज इट इज नहीं ले सकते, क्योंकि उसने जो भी चीजें की उसने अपने हिसाब से की। उसको ये लगा कि नहीं भाई ये लोग काफी अनसिविलाइज्ड, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति हर एक केस को अपने हिसाब से समझाता है। जैसे कि दो लोगों की लड़ाई हुई, तो जिनकी लड़ाई हुई अगर आप एक पक्ष से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, तो वो आपको पूरी ऐसी कहानी सुनाएगा कि जिसमें आपको बिलीव हो जाएगा कि जो सेकंड पर्सन है जिससे लड़ाई हुई है एब्सोल्युटली वही गलत है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे, आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो गई, तो वो आपको कुछ इस तरह की स्टोरी बताएगा कि आपको दूसरा वाला गलत लगने लगेगा। तो क्या हुआ, जिसने आपको चीजें बताएं वो अपने हिसाब से बताते हैं। सो बुकानन के अकाउंट को हमें काफी समझदारी से देखना होगा कि उसने क्या चीज दिखाने की कोशिश की, क्या नहीं कोशिश की। हालांकि हमारे पास अदर references भी हैं, but we can't take them as an authentic one. So I think here we have completed our all chapter and all topics.
मैंने क्या सब एक्सप्लेन किया? आई थिंक आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. If I left anything, please let me know in comment section. You can do one thing, that you can like this video, you can share this video. Right now I'm feeling really very tired क्योंकि मैं ये लगातार बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे हर एक लेक्चर एकदम एनर्जी से भरा हो. ऐसा हो सकता है कि कई कुछ टॉपिक जो है यहाँ पे छोड़ दिए गए हो, बट यू कैन कवर दैम फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. टिल द टाइम, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड यस, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.